हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिन एजुकेशन। मेरा नाम गुलशन है। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे चैप्टर 7 से पार्ट 1 इन्वेस्टर सर्विसेज के बारे में। इससे पहले कि मैं 6 चैप्टर्स अपलोड कर चुका हूं, उनका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, जिसे आप नीचे दिए गए लिंक पर जाकर के देख सकते हैं। तो चलिए टॉपिक की तरफ चलते हैं। चैप्टर 7 में हमारे पास टॉपिक्स हैं, उनको हम पहले देख लेते हैं। म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स, KYC रिक्वायरमेंट्स फॉर म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स, PAN exempt investments in mutual funds, Foreign Account Tax Compliance Act and Common Reporting Standards, DMAT account, payment mechanism, cut-off time, transactions with mutual funds, investment plans and services, and 10th is investor services. इस पार्ट 1 में हम पहले 3 टॉपिक्स को कवर करेंगे। म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स को, KYC रिक्वायरमेंट्स फॉर म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स एंड पैन एग्जेम्प्ट केसेस को। ओके, सो देयर आर 2 काइंड्स ऑफ म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स। 2 तरह के म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स होते हैं, जिनको हमने इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स और नॉन इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स में कैटेगराइज किया हुआ है। सबसे पहले हम इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स को देख लेते हैं। इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स आर रेजिडेंट इंडियन एडल्ट इंडिविजुअल्स अबव द एज ऑफ 18। वो सभी भारत के नागरिक जो कि 18 साल से या 18 साल या 18 साल से ज़्यादा की उम्र के हैं। वो माइनर्स, पर्सन्स बिलो द एज ऑफ 18, जो 18 साल से कम उम्र के हैं, वो उनको हम माइनर्स कहते हैं। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिलीज़, नॉन रेजिडेंट इंडियंस, NRIs जिनको कहा जाता है, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, रेजिडेंट अब्रॉड। मतलब कि ये सभी जो हैं इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स की कैटेगरी में आते हैं। आगे हम देखेंगे फॉरेन इन्वेस्टर्स। ये फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं। इंडिविजुअल जो हैं वो भी म्यूचुअल फंड, वो भी इंडिविजुअल इन्वेस्टर की कैटेगरी में आते हैं। आगे हम देखेंगे नॉन इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स। नॉन इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स में आ जाती हैं कंपनीज, कॉरपोरेट बॉडीज़ जो कि इंडिया में रजिस्टर्ड हैं, रजिस्टर्ड सोसाइटीज़ एंड कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, ट्रस्टीज ऑफ रिलीजियस एंड चैरिटेबल ट्रस्ट, पार्टनर्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म, बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एंड इन्वेस्टमेंट इंस्टीट्यूशंस, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स रजिस्टर्ड विद सेबी, जिनको हम FPI भी कहते हैं, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, पैरामिलिट्री यूनिट्स एंड अदर एलिजिबल इंस्टीट्यूशंस, अदर म्यूचुअल फंड रजिस्टर्ड विद सेबी, एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स whether incorporated or not incorporated, other mutual fund registered with SEBI. So friends, these are the नॉन इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स। हमने अभी म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स की कैटेगरी देखी जो कि इंडिविजुअल्स की और नॉन इंडिविजुअल्स की है, राइट। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स हु मीट KYC रिक्वायरमेंट टू इन्वेस्ट इन इक्विटी एंड डेट स्कीम्स ऑफ म्यूचुअल फंड कैन इन्वेस्ट थ्रू 2 रूट्स। जो FPIs हैं वो 2 तरीके से म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। वो 2 रूट्स हैं, वो देख लेते हैं। पहला डायरेक्ट रूट है और सेकंड इनडायरेक्ट रूट है। डायरेक्ट रूट के अंदर उनकी इन्वेस्टमेंट कैसे होगी? होल्डिंग म्यूचुअल फंड यूनिट्स इन डीमैट अकाउंट थ्रू ए सेबी रजिस्टर्ड डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट। उनके जो म्यूचुअल फंड के यूनिट्स हैं वो डीमैट अकाउंट में जाएंगे FPIs के, अगर वो इन्वेस्टमेंट करते हैं डायरेक्ट रूट के थ्रू। और ये जो डीमैट अकाउंट है वो किसी से भी रजिस्टर्ड पार्टिसिपेंट का होना चाहिए। अब इनडायरेक्ट रूट के बारे में देख लेते हैं। होल्डिंग म्यूचुअल फंड यूनिट्स वाया यूनिट कन्फर्मेशन रिसिप्ट। इट इज़ ए गुड प्रैक्टिस टू चेक द हु कैन इन्वेस्ट सेक्शन ऑफ द स्कीम इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट SID, स्पेशली फॉर द फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर। जब आप फर्स्ट टाइम किसी भी स्कीम में इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं तो आपको SID एक बार रीड कर लेना चाहिए, ताकि आपको पता लग जाए कि किसकी एलिजिबिलिटी है और कौन इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकता है। KYC रिक्वायरमेंट्स फॉर म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स। The KYC process involves establishing the identity and address of the investor as required under the anti-money laundering law. जो KYC प्रोसेस है उसमें आइडेंटिटी पता की जाती है। आइडेंटिटी प्रूफ आपको सबमिट करवाने होते हैं। इसमें एड्रेस और आइडेंटिटी जो इन्वेस्टर की है वो रिक्वायर्ड रहती है अंडर द एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के में। ओके,
All investors, both individual and non-individuals, including joint holders, NRIs, POA holders, and its issuers and guardians in case of minors have to be KYC compliant in respect irrespective of the investment value. आपकी इन्वेस्टमेंट वैल्यू क्या है ये मैटर नहीं करती, लेकिन केवाईसी की जो नॉर्म्स हैं, जो केवाईसी आपको देनी पड़ेगी, सबमिट करवानी पड़ेगी, वो सभी के लिए रूल्स एप्लीकेबल हैं. This applies for transactions such as new additional purchases, switches transactions, new systematic investment plan, micro SIP registration received from effective date, new systematic transfer plan STP जिसको कहा जाता है, registration from effective date, न्यू डिविडेंड ट्रांसफ़र प्लान, रजिस्ट्रेशन फ्रॉम इफेक्टिव डेट. मतलब ये जो केवाईसी है आपकी, ये सभी ट्रांजेक्शन्स पर अप्लाई होगी. इसमें आप कोई एसआईपी लगा रहे हो, माइक्रो एसआईपी लगा रहे हो, कोई एसटीपी डीटीपी एक्टिविटी कर रहे हो, उन सभी में ये एप्लीकेबल होगी. ये सारी रिक्वायरमेंट्स आपको फुलफिल करनी पड़ेंगी. अब देख लेते हैं केवाईसी डॉक्यूमेंट्स के बारे में. परमानेंट अकाउंट नंबर, मैंडेटरी फॉर ऑल एप्लीकेंट एक्सेप्ट in case of transaction undertaken on behalf of central state government and by officials appointed by the court. सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट की कोई भी ट्रांजेक्शन होती है तो वो उसमें पैन कार्ड की रिक्वायरमेंट नहीं होती. इन्वेस्टर्स रिजाइडिंग इन द स्टेट ऑफ सिक्किम, सिक्किम के जो रेजिडेंट हैं उनको पैन कार्ड की रिक्वायरमेंट नहीं है. यूएन एंटिटीज, मल्टीलेटरल एजेंसीज एग्जेम्प्ट फ्रॉम पेइंग टैक्सेस, फिलिंग टैक्स रिटर्न्स इन इंडिया. यूनाइटेड नेशंस की जो एंटिटीज़ हैं जो यहाँ पर काम कर रही हैं इंडिया के अंदर, जो कि टैक्सेस और रिटर्न नहीं फिल करती हैं, ठीक है, जिनको एग्जेम्प्ट किया गया, उनको भी पैन कार्ड की रिक्वायरमेंट नहीं है. इन्वेस्टमेंट्स इंक्लूडिंग एसआईपी एंड लमसम इन्वेस्टमेंट इन म्यूचुअल फंड स्कीम्स अप टू 50,000 पर इन्वेस्टर्स पर ईयर पर म्यूचुअल फंड. 50,000 पर इन्वेस्टर पर ईयर पर म्यूचुअल फंड का मतलब हुआ कि ये माइक्रो एसआईपी के केस में पैन कार्ड की रिक्वायरमेंट नहीं है. These categories of investor however have to provide an alternative document. अगर उनसे पैन कार्ड नहीं लिया जा रहा है तो कोई अदर डॉक्यूमेंट है जो कि उनको सबमिट करवाना पड़ता है. तो प्रूफ ऑफ एड्रेस के बारे में देख लेते हैं. सच एज पासपोर्ट, वोटर आईडी, राशन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, बैंक अकाउंट स्टेटमेंट, यूटिलिटी बिल एंड अदर स्पेसिफाइड डॉक्यूमेंट्स. इनमें से कोई भी डॉक्यूमेंट आप दोगे तो वो एज ए प्रूफ ऑफ एड्रेस कंसिडर किया जाएगा. If address of communication, permanent address are different, then documentary proofs have to be provided for both. अगर कम्युनिकेशन एड्रेस और परमानेंट एड्रेस दोनों में फ़र्क है तो दोनों के ही आपको डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करने पड़ेंगे. द प्रूफ ऑफ एड्रेस इन द नेम ऑफ स्पाउस में बी एक्सेप्टेड. ओके. सेंट्रलाइज्ड केवाईसी रजिस्ट्रेशन एजेंसीज, अब हम इसके बारे में देख लेते हैं. सेबी हैज़ इंस्टीट्यूटेड ए सेंट्रलाइज्ड केवाईसी प्रोसेस फॉर द कैपिटल मार्केट इंक्लूडिंग म्यूचुअल फंड्स. सेबी ने एक सेंट्रलाइज्ड केवाईसी प्रोसेस बनाया है कैपिटल मार्केट के लिए जिसमें म्यूचुअल फंड्स भी कवर किए जाते हैं. दिस इज ए सिग्निफिकेंट बेनिफिट फॉर द इन्वेस्टर्स बेस्ड ऑन completion of KYC process with one capital market intermediary. The investor can invest across the capital market. तो आपको अपने KYC का जो प्रोसेस है वो सिर्फ एक बार फॉलो करना है. सेबी ने जो सेंट्रलाइज्ड केवाईसी रजिस्ट्रेशन एजेंसीज बनाई है, जो इंस्टीट्यूशन बनाया है, इससे इन्वेस्टर को ये बेनिफिट हो जाएगा कि उसको बार बार अपनी केवाईसी प्रोसेस को नहीं करवाना पड़ेगा. केवल एक बार उसको किसी भी कैपिटल मार्केट के इंटरमीडिएरी के पास अपनी केवाईसी का प्रोसेस करवाना है. उसके बाद वो किसी भी एएमसी के पास इन्वेस्टमेंट करेगा तो उसको बार बार केवाईसी नहीं फॉलो करनी पड़ेगी. केवाईसी रजिस्ट्रेशन एजेंसीज फैसिलिटेट दिस सेंट्रलाइज्ड केवाईसी प्रोसेस. ओके, जो केवाईसी रजिस्ट्रेशन एजेंसीज हैं उनके अंदर ये केवाईसी का जो प्रोसेस है वो पूरा होता है. तो अब हम देखेंगे केवाईसी फॉर माइनर्स. जो माइनर्स हैं उनके लिए केवाईसी के लिए क्या क्या चाहिए हमें. केवाईसी रिक्वायरमेंट्स हैव टू बी कंप्लाइड बाय द गार्जियन. ओके. द प्रूफ ऑफ एज ऑफ माइनर्स हैज़ टू बी प्रोवाइडेड. दो गार्जियंस हैं उनके माइनर्स के, उनको रिक्वायरमेंट्स पूरी करनी पड़ेगी और जो माइनर है उसकी एज का प्रूफ उनको लगाना पड़ेगा. केवाईसी फॉर पावर ऑफ अटॉर्नी होल्डर ऑन बिहाफ ऑफ एन इन्वेस्टर. अगर कोई इन्वेस्टर है उसने अपनी पावर ऑफ अटॉर्नी दे रखी है किसी को और वो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं इन्वेस्टर के बिहाफ पर, तो उस केसेस में क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे वो देख लेते हैं. इन केस ऑफ इन्वेस्टमेंट
by a POI holder on behalf of an investor. KYC requirements have to be complied with by both investor and POI holder. तो दोनों की ही KYC रिक्वायरमेंट होंगी, जो पावर ऑफ अटॉर्नी होल्डर है उसकी भी और इन्वेस्टर की भी। अब KYC देख लेते हैं NRIs के लिए। For NRI investors, PAN is the sole identification number for KYC compliance. Okay. A copy of passport, POI card, OCI card, and overseas address proof is mandatory. Right. NRI investors हैं जो उनको KYC compliance के लिए पैन कार्ड देना पड़ेगा और उनको अपना POI कार्ड, OCI कार्ड, पासपोर्ट इसकी एक कॉपी देनी पड़ेगी। आगे हम देख लेते हैं पैन एग्जेम्प्ट इन्वेस्टमेंट्स इन म्यूचुअल फंड कि ऐसी कौन सी इन्वेस्टमेंट हैं जिनके अंदर पैन कार्ड की रिक्वायरमेंट नहीं है हमें। एक्सेप्शन हैज़ बीन मेड फॉर माइक्रो SIP। हाँ, माइक्रो SIP जिसमें 50,000 तक की आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, चाहे वो आपकी SIP मोड से हो या फिर आपकी वो लमसम मोड से हो विद इन ए ईयर, तो आपको उसके लिए पैन कार्ड की रिक्वायरमेंट नहीं है। ₹50,000 is a composite limit for the small investors micro SIP and lump sum investment together. लमसम मोड में लगाइए या SIP मोड में आप म्यूचुअल फंड में पैसा लगाइए, 50,000 तक की अगर आपकी इन्वेस्टमेंट है विद इन ईयर, चाहे वो रोलिंग बेसिस पे हो या फिर अप्रैल टू मार्च का फाइनेंशियल ईयर काउंट कीजिए, तो आपको पैन कार्ड की रिक्वायरमेंट नहीं है। Instead of the PAN, the investor including joint holder can submit any one of the following photo identification document. अगर पैन नहीं है, पैन की जगह पे कौन से डॉक्यूमेंट दिए जाएंगे वो देख लेते हैं। वोटर आइडेंटिटी कार्ड दिया जा सकता है, ड्राइविंग लाइसेंस दिया जा सकता है, गवर्नमेंट डिफेंस आइडेंटिफिकेशन कार्ड है वो भी चल जाएगा, पासपोर्ट भी चल जाएगा और फोटो राशन कार्ड भी चल जाएगा। ठीक है, तो इसमें अब हमने देखा पैन एग्जेम्प्ट इन्वेस्टमेंट, उसमें ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपके चल जाएंगे। So thank you friends. If you like the video, please subscribe the channel, press the like button and share it with your friends also. अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे प्लीज़ पूछिए नीचे कमेंट करके, मैं डेफिनेटली उनका आंसर करूँगा। एंड थैंक यू फ्रेंड्स अगेन, हैव ए नाइस डे।